हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल यानी कि एमएससीटी द्वारा किसी एक्सीडेंट के केस में जब क्लेम दिया जाता है, कॉम्पनसेशन दिया जाता है या अवार्ड घोषित किया जाता है, तो क्या उस अवार्ड के खिलाफ, जिसके खिलाफ वो ऑर्डर किया जाता है, जिसको वो अमाउंट पे करना होता है, क्या वो अपील में जा सकता है? अगर जा सकता है तो अपील कहाँ पर की जा सकती है, कितने दिनों में की जा सकती है? तो दोस्तों, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन 173 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 क्या कहती है कि अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी जिसके खिलाफ अवार्ड घोषित किया गया है, अगर वो चाहे तो अपील में जा सकती है। अपील में जाने का जो है एक प्रोसीजर है कि ये अपील सिर्फ हाई कोर्ट में लाई करेगी। जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट है वहाँ पर ये अपील की जा सकती है और इसका जो टाइम पीरियड है, जो लिमिटेशन है, वो 90 दिन है। 90 डेज़ के अंदर अंदर ये अपील फाइल की जानी चाहिए। और दोस्तों, इसमें एक और जो कंडीशन है माननीय हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई है कि जब भी कोई अग्रीव्ड पार्टी अपील में जाएगी तब जो है उनको 50% अमाउंट जमा करना पड़ेगा कोर्ट में। उसके बाद जो है उनकी अपील एंटरटेन होगी। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर जो अमाउंट इन डिस्प्यूट है वो 10,000 रुपये से कम है तो वो हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, जो जहां पर क्लेम मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है या एक्सीडेंट अवार्ड घोषित किया जाता है एमएससीटी द्वारा यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल द्वारा, जो हर ज़िले में बने हुए हैं, वो जो है बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करके, जैसे कि मृतक की एज क्या थी, उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी थी और वो जो है फ्यूचर में कितना और पैसा कमा सकता था, घर में कितने मेंबर्स हैं, ये सब चीज़ें देखकर जो है जो एमएससीटी है वो क्लेम घोषित करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो जो है उस ऑर्डर के खिलाफ, उस क्लेम के खिलाफ हाई कोर्ट में चली जाती हैं अपील में। और कई बार अगर जो विक्टिम फैमिली है जिनको अवार्ड मिलना है, उनको अगर लगता है कि ये अमाउंट बहुत कम है, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वो भी अपील में चली जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है 90 डेज़ के अंदर ये सिर्फ हाई कोर्ट में अपील लाई करती है और उसके बाद जो है उसका जो भी फैसला होगा वो मान्य होता है, फाइनल होता है। और नॉर्मली जो है जो पार्टीज़ हैं दोनों, जो अफेक्टेड फैमिली है और या जो इंश्योरर है या कंप्लेनेंट है, वो जो है वहीं पर सेटल हो जाते हैं और क्लेम का जो है वो डिस्पोजल कर देते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो क्लेम ट्राइब्यूनल है वो उसके फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों, एक और मैं महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँगा कि सेक्शन 175 है जो मोटर व्हीकल्स एक्ट की, वो क्या कहती है? वो कहती है कि बार ऑन जुरिस्डिक्शन बाय सिविल कोर्ट्स, यानी कि जो सिविल कोर्ट्स हैं, जैसे कि दूसरी सिविल नेचर की कोर्ट्स हैं, एमएससीटी कोर्ट को छोड़ के, क्या उनके पास कोई एक्सीडेंट का क्लेम सुनने की पावर है या कोई मैंडेटरी इंजंक्शन पास करने की पावर है या अपील सुनने की पावर है? तो दोस्तों, इसमें जो सेक्शन 175 है मोटर व्हीकल्स एक्ट की, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब कोई जो ट्राइब्यूनल बनाया गया है क्लेम के पर्पस से, जो एक्सीडेंटल क्लेम है उसको घोषित करने के लिए, जब कोई बाकायदा ट्राइब्यूनल बना हुआ है, तो जो सिविल कोर्ट्स हैं उसी जगह की
उनका कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। वो ना तो ऐसी जो केसेस हैं वो सुन सकती हैं और ना ही उनमें कोई जो है ऑर्डर पास कर सकती हैं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि जो क्लेम की जो क्लेम का केस है, एक्सीडेंटल क्लेम का जो केस है, वो केवल जो है ट्राइब्यूनल में ही फाइल किया जाता है और इसकी अपील सिर्फ हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कई बार जो है लोगों को पता नहीं होता कि सिविल कोर्ट्स के पास पावर्स हैं या नहीं है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दिया कि सिविल कोर्ट्स के पास एक्सीडेंटल क्लेम के केसेस यानी कि एमएससीपी के केसेस सुनने की कोई पावर नहीं है। दोस्तों ये बात हुई क्लेम की। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात इस में वीडियो में करना चाहूँगा कि एक्सीडेंट के केस में यानी कि जो सेक्शंस हैं आईपीसी की, सेक्शन 304A, 279, 337, 338, 427, अगर इनके तहत कोई व्यक्ति जो है कन्विक्ट होता है कोर्ट में, उसको सज़ा होती है या फाइन होता है, तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कि जो कोर्ट्स हैं कन्विक्शन के बाद उसकी इंटीमेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजती हैं। तो दोस्तों इसमें जो सेक्शन है 210, ये मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊँगा कि कोर्ट्स टू सेंड इंटीमेशन अबाउट कन्विक्शन, यानी कि जिस व्यक्ति का कन्विक्शन हुआ है उस व्यक्ति की कन्विक्शन की इन्फॉर्मेशन जो संबंधित कोर्ट है वो उसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजेगी जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बना है या जहाँ पे रिन्यू हुआ है। और अगर मैं इसको पढ़ के बताऊँ इस सेक्शन को 210 को, तो इसमें लिखा है एवरी कोर्ट बाय विच एनी पर्सन होल्डिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस इज़ कन्विक्टेड ऑन ऑफेंस। ऑफेंस मतलब जो आईपीसी के सेक्शंस हैं एक्सीडेंट से रिलेटेड उनकी बात हो रही है, क्लेम की बात इसमें नहीं हो रही है। Convicted of an offence under this act or of an offence in the commission of which a motor vehicle was used shall send intimation to, किसको intimation भेजेंगे कन्विक्शन के दशा में, तो वो है नंबर 1 द लाइसेंसिंग अथॉरिटी विच इशूड द ड्राइविंग लाइसेंस। जिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया था उसको इंटीमेशन जाएगी कि फला फला नाम का व्यक्ति जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ये है, रिन्यूअल डेट ये है, तो उनको जो है इस मामले में एक्सीडेंट के मामले में कन्विक्ट किया गया है। एंड क्या है, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी बाय होम द लाइसेंस वाज लास्ट रिन्यूड, या उनको जो है इंटीमेशन भेजेगी जहां पर उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो कन्विक्टेड है उनका ड्राइविंग लाइसेंस लास्ट टाइम जो है रिन्यू किया गया। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जिसने लाइसेंस बनाया शुरू में वहाँ पर इंटीमेशन भेजेंगी, और दूसरा जो है जहाँ पर लास्टली रिन्यू किया गया उनको ये इंटीमेशन जानी ज़रूरी होती है, क्योंकि वो अपने रिकॉर्ड में एंटर करते हैं कि फला फला लाइसेंस नंबर का व्यक्ति जो है उसका कन्विक्शन हुआ है, उसको जेल हुई है, तो वो अपने रिकॉर्ड्स में जो है इसको एंटर करते हैं। और इसके बाद दोस्तों, एंड एवरी सच इंटीमेशन शैल स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द होल्डर ऑफ द लाइसेंस। इस इंफॉर्मेशन में क्या होता है, इंटीमेशन में क्या होता है कि जो लाइसेंस होल्डर होता है उसका नाम, पता, द लाइसेंस नंबर, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, द डेट ऑफ इशू, उसको इशू करने की डेट क्या है, रिन्यूअल ऑफ द सेम, और उसको जो है उसकी रिन्यूअल की डेट है, नवीकरण कब करवाया गया उसकी डेट इसमें मेंशन होती है। और बाकायदा ये इन्फॉर्मेशन कोर्ट जो है कन्विक्शन के बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजती है। द नेचर ऑफ ऑफेंस, इसमें यह भी बताएंगे कि किस तरह के अपराध में सज़ा हुई है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या था, द पनिशमेंट अवॉर्डेड, कितनी उनको सज़ा हुई है, कितनी पनिशमेंट इस केस में दी गई है, फॉर द सेम एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। और दूसरे जो संबंधित इंफॉर्मेशन है, पर्टिकुलर्स जो कोर्ट को लगे कि ये जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बताना ज़रूरी होता है, ये भी जो है इंफॉर्मेशन जो कोर्ट्स हैं वो कन्विक्शन के बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि
जो MACT का अवार्ड है उसकी जो अपील जो है कहाँ लाई करती है, कितने समय में अपील कर सकते हैं और क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं। और दूसरा मैंने बताया कि जो एक्सीडेंट क्लेम के केसेस होते हैं इसमें सिविल कोर्ट्स का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता, सिर्फ जो MACT जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया ट्राइब्यूनल है सिर्फ और सिर्फ वो ही क्लेम केसेस को सुनेगा, डिसाइड करेगा। सिविल कोर्ट्स उसमें कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती। और तीसरा मैंने आपको बताया कि जब जब कन्विक्शन होती है एक्सीडेंट के केस में IPC के सेक्शंस के तहत किसी व्यक्ति की या मोटर व्हीकल्स के एक्ट के तहत किसी सेक्शन की, तो जो संबंधित कोर्ट होता है वो उसकी इंटीमेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजता है, ताकि जो है फ्यूचर में अगर कोई रेपिटिशन होती है तो उस पर जो है उसकी कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।